तो आइए फिर स्वागत करते हैं आप सभी का इस देखिए अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी जो जीआईसी है, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि उसमें एक जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, जीएस आता है और उसमें कुछ सवाल वाल वगैरह आते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए फिर अपने अर्थनीति के साथ, ठीक है। और अब हम लोग क्लास को ले रहे हैं, पहली क्लास, ठीक है, जो कि जीएस से रिलेटेड है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि एग्जाम पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं क्लास में, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, जितने भी लोग लाइव हैं आ जाए फटाफट, ठीक है, जल्दी से। और हम लोग फटाफट एक क्वेश्चन करेंगे, जितने 20 या 40 जितने भी क्वेश्चन हो जाएं उतने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए मिलते हैं क्लास में। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गायत्री, ऑप्शन नंबर बी अनुष्टुप, ऑप्शन नंबर सी त्रिष्टुप त्रिष्टुप, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी त्रिष्टुप, और डी है जगती, ठीक है। देखिए अब इसमें थोड़ा बवाल है, ठीक है। ये भी फेमस है, इसमें सबसे अधिक है, और ये भी है, लेकिन हमारा जो आयोग है मानता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, तो गायत्री हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पकीट से मरी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वस्तु। देखिए इसमें जो दिया है जो पकी ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसमें देखते हैं, ये ऋग्वेद का प्रमुख छंद है, ठीक है, इसको देख लीजिए। ऋग्वेद जो है सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है, जिसमें प्रसिद्ध क्या है, गायत्री मंत्र है, ठीक है। और जो कि इसमें वर्ग संख्या 24 है, 3 चरण है और प्रत्येक में 8 वर्ण हैं, ठीक है। और त्रिष्टुप छंद, जो त्रिष्टुप छंद है ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, एक विशाल स्नानागार दिख रहा है आपको, ठीक है। विशाल स्नानागार दिख रहा है, किला दिख रहा है, निचला शहर दिख रहा है, निचला स्नानागार दिख रहा है। उसके बाद देखिए विशाल स्नानागार, ठीक है। उसके बाद जो समकोण सड़कें, ग्रिड प्रणाली है, पक्की ईंटें हैं, 2 मंजिला मकान है, जल निकासी की सुविधा बनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, विशाल अन्नागार है, लोथल बंदरगाह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पक्की ईंटें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ठीक है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बौद्ध मत से है, बी जैन मत से है, ऑप्शन नंबर सी वैष्णव मत से है, ऑप्शन नंबर डी शैव मत से है। चलिए देखते हैं, आप लोग उत्तर बताइए। चलिए आइए हम लोग इससे संबंधित प्रयास करते हैं, ठीक है। जो स्थानकवासी संप्रदाय है, जो कि जैन धर्म से श्वेतांबर है, ठीक है, श्वेतांबर है यानी जैन धर्म संबंधित है। स्थानक का नाम होता है कि साधु के रहने का स्थान, ठीक है। जो साधु संत जो दिन भर मंदिरों में रह करके अपना वगैरह जो करते थे उनके लिए करते थे, ठीक है। और धार्मिक संत जिसमें 32 आगम प्रमाण है, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में जो लावजी ऋषि हैं, ठीक है, इन्होंने किया था। तो चलिए चलिए तो इसका राइट हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मुगल काल में किस जिले में सिराज हिंद के नाम से जाता है, यानी कि किस जिले को क्या है, सिराज हिंद के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, आप लोग फटाफट बताइए, ठीक है, कि इस बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। चलिए तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जौनपुर। जौनपुर क्या बोला जाता है, जौनपुर बोला जाता है सिराज हिंद। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जौनपुर। क्लियर, जौनपुर क्या बोला जाता है, सिराजे हिंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बैटिंग। अब बताइए इसमें कौन था। देखिए जो 1857 का विद्रोह था उस टाइम क्या था कि जो किसका कार्यकाल था, उसमें कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब था, 1800
56 से लेकर के 62 तक, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी 1857 विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। आप लोग नोट कर लीजिए, यानी 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? पहले पूरा ऑप्शन दिखाई नहीं आया अभी, रुक जाइए थोड़ा सा छोटा कर ले। कहाँ गया भैया? और हाँ ठीक है, चलो तो आ गया। चलिए इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? महिलाओं की शिक्षा, सीनेट संगठन, सीनेट प्रणाली के न्याय विनियमन, उच्च शिक्षा, राज्य समर्थन, धीरे धीरे वापसी, या कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर क्या लिखा है? नागरिक शिक्षा का परिचय। तो हंटर कमीशन क्या सिफारिश थी? ठीक है, आप लोग बताएंगे हंटर कमीशन क्या सिफारिश थी? किसी कुछ याद है? देखिए इसका जुड़ाव याद करिएगा, जैसे ही याद है हंटर, तो हंटर आता है 1882 में। हंटर पता है? 1882 में। और जिसकी अध्यक्षता में 1854 में क्या डिसीजन नहीं था कि डिस्पैच वुड डिस्पैच आपको याद है ना? तो उसी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और जिसमें मतलब इसका नाम हंटर आयोग का नाम दे दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या गया था? इसमें दिया गया था महिलाओं की, क्या बोलते हैं, महिलाओं की शिक्षा संबंधित इसमें है, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 का होगा महिलाओं के लिए, हंटर हंटर आयोग महिलाओं की शिक्षा के लिए, हंटर आयोग महिलाओं की शिक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ गया 7 नंबर? जल्दी आ जाए, 7 नंबर। चलिए 23 चलते हैं फटाफट। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का परस्पर प्रस्ताव पर निम्न में से किसे बनाया गया? क्वेश्चन फिर से पढ़िए फिर से, ठीक है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? अब मूल अधिकारों का प्रारूप है और बात हो रही है 1931 की। बात कब की हो रही है? 1931 की। तो इसको बनाया किसने? इसको बनाया था भाई आपके, किसने बनाया था? बाबा साहब ने बनाया था, पंडित जी नेहरू ने बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था, कि वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था? तो बात उस टाइम है, इसमें क्या था कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, तो उसको मंजूरी देने के लिए क्या हुआ था कि 21 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, ठीक है। इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। तो अब क्या था? अब इस टाइम क्या था कि उस टाइम कौन था? अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कब बनाया गया था? 1931 वाले में। क्लियर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि जो क्या बोलते हैं इसमें, मूल अधिकारों का प्रस्ताव 1931 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 पे चलते हैं, 8 मिनट में 8 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यानी इसकी जो 1947 था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने, यानी कि उसमें क्या था? ऑप्शन नंबर ए, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, जीवी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन कैसे होगा? देखिए बात पढ़ते हैं उस समय की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को 1946 में अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने क्या हुआ, नवंबर 1946 त्यागपत्र दे दिया। फिर 23 नवंबर 1946 को 54वें अधिवेशन के दौरान जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। लेकिन किंतु नवंबर 1946 में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर अंत में मना चुनाव करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1947 में बना दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यानी कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, यानी कि 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसको लोग दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत संबंधित नहीं है? अब ये है भाई, अब एक ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कॉन्टिनेंटल फ्लो, मूविंग पोल, फिर रूपांतरण भ्रम, या सागर नितल प्रसारण, ठीक है। अब देखिए, अब समझना है कि प्लेट विवर्तन होता क्या है, ठीक है। जब प्लेटें जब इधर उधर खसकती मसकती हैं तो उसी को प्लेटें मिलती है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्लेटें जो विवरण होती है, ठीक है, तो जैसे कि जैसे एक प्लेट हुई, जैसे मतलब ये प्लेट हो गया, ठीक है, दूसरा प्लेट हो गया,
ये घूमती रहती है, जिस पर हमारी पृथ्वी बनी हुई है, जिस पे हम लोग टिके हुए हैं, वो प्लेटें इधर उधर भ्रमण करती रहती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करती है, ये उसका क्या, वो टूटती मूर्ति थी, उसका रोमांतरण होता है, वो भ्रंश बन जाता है, ठीक है। वो सागर के जो नीतल, जो निचले हिस्से में भी जो प्लेटें हैं, वो भी ये होती रहती हैं। और जो महाद्वीपीय प्रभाव होते हैं, एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप में जाकर सट रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो गया है। लेकिन ध्रुवों का भ्रमण नहीं होता, ध्रुव तो अपने एक ही जगह पर एक ही रहेगा ना, पोल जैसे ध्रुव है तो वो यहीं रहेगा ना, इससे थोड़ी इधर कहीं जाएगा। ध्रुव 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 ही है, लेकिन उसके अगल बगल की जो प्लेटें हैं वो हिलती रहती हैं, ये सब हिलती रहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। कहाँ यार हट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अरे यार ये क्या हो गया, हम ये प्लेट हिला रहे थे, मेरा ही पूरा प्लेट हिल गया इसका। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। सही आपको पता चल गया ना इसका उत्तर क्या होगा। फिर से लगाते हैं, देखिए। ध्रुवों का भ्रमण नहीं होता है, ठीक है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत में ध्रुव का भ्रमण नहीं होता है, ध्रुव यानी कि मेन केंद्र बिंदु का भ्रमण नहीं होता है, ये सबको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हम लोग लेट हो गए। चलिए, लिखा है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज का नहीं है, रावी का नहीं है, चेनाब का नहीं है, ब्यास का नहीं है, किसका नहीं है, बताइए फटाफट तो। चलिए इसमें ध्यान देते हैं। ये है सतलज नदी का उद्गम और यात्रा। ये कहाँ चलता है, ये लिखा है राजस्थान, इस राजस्थान कहाँ से आ गया, ठीक है।